हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। आपका इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि एक आपका प्यार और विश्वास ही है कि आज हम इस स्टेज पे आके खड़े हैं। बहुत ही कम समय में हम बहुत सारे लोगों से जुड़ पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर संभव हो पाया है तो सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं चाहूंगा आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम जितना भी अच्छा हो सकेगा यहां से आपको देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम इसी के साथ दिन रात लगी है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाए। और कोशिश हमारी यही है कि हम यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाएं, जो भी कॉन्सेप्ट बताएं, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चन बताया था ना, असर्शन रीजन बेस्ड बताया था ना, जिसमें असर्शन थे, रीजन थे, उसके 10 क्वेश्चन थे। क्योंकि ये डिसोल्यूशन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, टोटल चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाए थे। 8-10 क्वेश्चन आपको बताए गए थे और उनके कॉन्सेप्ट भी बताए गए थे, कैसे ये एक्सप्लेनेशन होगा कैसे नहीं होगा। जिन्होंने ना देखा हो पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस का तीसरा फॉर्मेट है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे, सैंपल्स में भी देखे होंगे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो मैच द फॉलोइंग के ही क्वेश्चंस है। आइए स्टार्ट किया था, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन चैप्टर के किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो चलो, मैच द फॉलोइंग। क्या लिखा बेटा? डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ होती है तो क्या ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है? नहीं सर, डिसोल्यूशन तो होता ही नहीं है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्या कोई दुर्घटना है, कोई घटना घटित हो गई तब किसी पार्टनर की डेथ होती है? चलो आगे देखते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्या आपस में किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी क्या? तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो मतलब पहले का ऑप्शन क्या सही होगा? बी, कि जो किसी भी पार्टनर की डेथ किसी ना किसी ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होता है, किसी ना किसी घटना से घटित होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी ना किसी की डेथ हो जाती है कभी कभी। चलो, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल है, लॉफुल बिजनेस नहीं है, अनलॉफुल है, तो भैया ये तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस लीगल नहीं है, इलीगल है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। आइए देखते हैं, अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, अगर पर्सन की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, वो अनसाउंड माइंड है, तो इसके लिए बाकी पार्टनर्स कोर्ट जा सकते हैं और ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो जाता है। डिसोल्यूशन विद द कंसर्न ऑफ द पार्टनर, अगर सभी पार्टनर का कंसर्न होता है, जहां कंसर्न होता है वहां पे म्यूचुअल एजेंसी का फीचर आ जाता है। जब भी सभी पार्टनर का आपस में कोई कंसर्न होता है तो कौन सा फीचर आता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का ही मतलब होता है सबकी सहमति से कोई काम होना। तो आई थिंक सभी को सभी ऑप्शन मिल चुके होंगे। तो पहले का है बी, दूसरे का है ए और थर्ड का है डी, चौथे का है सी। तो क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बी ए डी सी, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, बी ए डी सी। तो समझ में आया हर एक चीज? अच्छा लगा? अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है? आइए देखते हैं क्या क्या होता है। कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज ट्रांसफर टू। कैश रियलाइज्ड, सेल फ्रॉम एसेट्स, जब किसी एसेट्स को बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो कहां कहां जाता है? कहां का जाता है? तो सभी को पता होगा कहां का जाता है, जल्दी बताओ। सर ये तो हम लिखते हैं ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में और उसका सीधा चला जाता है बैंक अकाउंट में, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाई बैंक या बाई कैश। और दूसरी तरफ कहां जाता है? या तो बैंक अकाउंट में या तो कैश अकाउंट में। तो एक तो जाता है सर ये रियलाइजेशन में लिखते हैं और दूसरी तरफ कहां लिखते हैं? कैश या बैंक अकाउंट में। क्या ऑप्शन में कहीं है ये? रिवैल्यूएशन में तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ सर ये है बैंक अकाउंट एंड
यूटिलाइजेशन अकाउंट, एकदम सही। किसी भी एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा आता है वो सिर्फ दो ही जगह लिखे जाते हैं, एक तो यूटिलाइजेशन अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में। चलो, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू, कैपिटल लिखा है यहां, कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है, कैपिटल नहीं कैपिटल। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर होती है? अच्छा ये बताओ भैया, पार्टनर्स की कैपिटल का जो पेमेंट देते हैं कहां, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो उसकी जो बैलेंसिंग आती है तो पार्टनर्स को जितनी पेमेंट जाएगी तो वो तो वहीं लिखी जाती ना, जो हम बाकी में लिखते थे बैलेंस सीडी, अब उसको क्या लिखते हैं, टू बैंक लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कहां लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर उसके बाद कहां जाता था? बैंक अकाउंट में। तो क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है? तो देखो, पार्टनर्स की कैपिटल कहां लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंड बैंक अकाउंट में। भाई पेमेंट कोई भी होगी बैंक अकाउंट में, पैसा कहीं से भी आएगा बैंक अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। पेमेंट कोई भी होगी और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब पार्टनर्स को अगर दिए हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स लायबिलिटी है तो यूटिलाइजेशन अकाउंट। जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू, जनरल रिजर्व कहां ट्रांसफर होता है? सही तो कोई भी बता देगा, पूरे पार्टनरशिप में यही पढ़े हैं कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, आपका फिक्टिटियस एसेट्स, ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो भी चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। ये कहां जाएगी? ये जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कितने आंसर सही हो गए? यहां पे ऑप्शन होगा बी सी डी। देखो ऑप्शन 4 दिए हुए थे ना, तो क्या ऑप्शन में कहीं बी सी डी है क्या? बी सी डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, बी सी और डी। कोई दिक्कत? प्यास बहुत लग जाती है, बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लो भैया क्वेश्चन ही गायब हो गया, हाँ आ गया। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये तो भी बता दिए ना यार, हाँ ये तो हो चुका है। चल भैया देखो, कहा है भाई इधर उधर भाग गए हो। हाँ, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेप्ट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ and now received at the time of dissolution is recorded। अच्छा, कोई ऐसा डेप्ट जो पहले से रिटर्न ऑफ हो चुका था, कोई ऐसा डेप्ट जिसको हम पहले से अपने प्रॉफिट से या बाकी चीजों से निकाल चुके थे, वो रिटर्न ऑफ हो चुका था, अगर वो मिल जाता है, now received at the time of dissolution is recorded। डिसोल्यूशन के टाइम अगर कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाता है तो कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? तो ऑप्शन में क्या है? अच्छा एंट्री दी हुई क्या? चलो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, नो एंट्री, या फिर बैंक अकाउंट टू यूटिलाइजेशन अकाउंट। जल्दी बताओ कौन बताएगा इसकी एंट्री क्या बनेगी? कोई भी पैसा मिलेगा तो कहां आएगा? पैसा तो मिल रहा है ना, कोई पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट। पैसा मिलेगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइजेशन। कभी भी पैसा मिलेगा, चाहे एसेट्स मिले चाहे डूबा हुआ पैसा मिल जाए, तो कहां डाल देते हैं? यूटिलाइजेशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक। एसेट टेकन बाय पार्टनर, ये एंट्री तो सभी को पता होगी सर। एसेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइजेशन, ऑप्शन में कहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूटिलाइजेशन। पार्टनर्स पेड हिज वाइफ लोन, पार्टनर्स ने अपनी वाइफ का लोन दिया। तो याद कीजिए, पार्टनर्स अगर कोई भी लायबिलिटी देता है, कोई भी लायबिलिटी, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है कि नहीं आता? पार्टनर्स का नाम आता है, पार्टनर्स देगा तो पार्टनर्स का नाम आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं तो बैंक आता है। तो कहां आता है? यूटिलाइजेशन के डेबिट में। तो क्या एंट्री बनेगी? यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहीं पे है? तो देखो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर टेक इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने क्या बताया? क्रेडिटर लायबिलिटी है, लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, असर्शन रीजन में लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने यही बताया था। आप नहीं देखे होंगे, ध्यान से जाके देखिएगा, एकदम लास्ट वाले में एकदम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि आउटसाइडर लायबिलिटीज को अगर हम
कोई भी एसेट देते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए कोई एसेट देते हैं तो उसकी एंट्री कभी नहीं बनती। लेकिन इंटरनल लायबिलिटीज को अगर देने के लिए कोई एसेट देते हैं तो उसकी एंट्री बनती है। तो ये तो आउटसाइडर लायबिलिटी है ना, और इसको पेमेंट के लिए हमने क्या यूज किया है, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलो बेटा क्या क्या है सामने, पहले का डी आ गया, दूसरे का ए आ गया, तीसरे का, थर्ड वाला क्या है बी, और चौथे का सी। डी ए बी सी ऑप्शन में कहीं है, डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर देखो क्या क्या होता है भाई डिसोल्यूशन के टाइम, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले से रिकॉर्ड नहीं की गई थी, पार्टनर ने कहा चलो उसको मैं ले लेता हूं, ले लेने का मतलब इसको मैं दूंगा, लायबिलिटी तो पार्टनर देगा ना। तो जब भी कोई भी लायबिलिटी हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर पार्टनर्स देगा तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। है कहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। ठीक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड इन कैश। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब पार्टनर देगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और कैश में पेड होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या रियलाइजेशन टू बैंक। है कहीं, है सर, ऑप्शन नंबर बी, रियलाइजेशन टू कैश। थर्ड देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड बाय गिवन एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने क्या कहा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, और आउटसाइडर लायबिलिटी को कोई एसेट दे देते हैं। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल किया अनरिकॉर्डेड एसेट से, तो क्या कोई एंट्री बनती है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बताया था, किसी भी आउटसाइडर लायबिलिटी को अगर एसेट से सेटल किया जाएगा तो उसकी एंट्री कभी नहीं बनेगी, मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आ गया, इसका आंसर आया सी बी ए। क्या कहीं पे सी बी ए है, सी बी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, सी बी ए। ठीक है बच्चा, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 जो आपके सामने डिस्प्लेड है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या क्या होता है, इज वाइफ लोन टेकन ओवर बाई ए। अब ए ने अपनी वाइफ के लोन को देने की जिम्मेदारी ली, तो भैया जब वो लेगा तो ये कहां लिखते हैं, तो सर एज वाइफ लोन टेकन ओवर बाई ए, तो ये तो रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में जाता है, तो ये आपका आ गया रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां पे सिर्फ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सिर्फ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। याद कीजिए वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो बैलेंस शीट में डेटा में से माइनस हुआ होता है। डेटा को कहां लिखते हैं सर, डेटा को तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को तो सर जस्ट उसी के बगल रियलाइजेशन में ही क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये कहां जाएगा, ये रियलाइजेशन में जाएगा। अब नीचे क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ट्रांसफर टू, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो बैलेंस शीट से कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो भैया बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखी होती है, लायबिलिटी में, ट्रांसफर का कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सर यहां ये भी तो सही हो सकता था, ये रियलाइजेशन में भी जाता है, बैंक में भी जाता है, क्या इसका ये आंसर सही नहीं होगा, जल्दी बताओ सही होगा कि नहीं सही होगा। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट यहां भी जाता है और बैंक में भी जाता है, लायबिलिटी पेड होती है। बेटा ये सही हो सकता था अगर यहां ट्रांसफर के साथ साथ पेड भी लिखा होता, लेकिन यहां ट्रांसफर वर्ड जो यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर हुआ, कहां से ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट से, कहां जाता है ट्रांसफर होके, रियलाइजेशन में जाता है, और जब वो पेड होता है, जब इस लायबिलिटी को पेड किया जाता है तब ये कहां जाता है, बैंक में जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि सी। अब ये पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, जब भी पार्टनर लोन की पेमेंट, देखो साफ साफ यहां पे पेमेंट हो गई तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पार्टनर्स लोन में भी जाएगा बैंक में भी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ये पार्टनर्स लोन में भी जाएगा और बैंक अकाउंट में भी जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो उम्मीद है
यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा आंसर सही हुआ। बी ए डी क्या ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, बी ए डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। चलो क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, रियलाइजेशन नहीं, रिवैल्यूएशन बिल्कुल सही है, रिवैल्यूएशन बनता है। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा? सी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखो लिखा हुआ है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये तो अभी सब लोग पढ़ ही गए हो। रियलाइजेशन, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, रिटायरमेंट और डेथ में कौन सा बनता है? सर यहां भी तो यही बनता है, रिवैल्यूएशन। तो बताओ क्या कौन सा आंसर सही हुआ? तो सर सीबीसी। कौन बनेगा करोड़पति? सीबीसी। ऑप्शन नंबर 3 में देखो सीबीसी लिखा होगा, सीबीसी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सीबीसी। तो ये कुछ है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो है, बस आप कॉन्सेप्ट पता है कौन से चैप्टर में क्या बनता है वो दिया है, लगा दिए। इतने ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, इससे भी आसान आता है, तो बहुत डिफिकल्ट है। वहां वन लाइन एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन बस गलत मत कीजिएगा, ठीक है? इतना पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये आपसे एकदम उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू। देखो यहां पे फिर वही बात आ गई, ट्रांसफर टू। तो भैया जब ट्रांसफर लिखा होगा तो हमेशा कहां ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन में। बैंक लोन विल बी ट्रांसफर टू, ये भी ट्रांसफर लिखा है। बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी कहां ट्रांसफर होती है? आपके रियलाइजेशन में। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ क्रेडिट डेबिट बैलेंस तो दिया नहीं है, तो हमेशा कौन सा बैलेंस मानेंगे? प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा पार्टनर्स में बढ़ जाता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस शो इन एसेट विल बी ट्रांसफर टू। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है? सर ये तो फिक्टिटियस एसेट्स होता है, और ये हमेशा कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। तो CCAA क्या कहीं है? CCAA। तो सर ऑप्शन नंबर 3 है CCAA। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है क्रेडिटर ऑफ 80,000 took over the stock of 70,000 in full settlement of his debt. Creditor outsider liability stock assets। आउटसाइडर लायबिलिटी को हमने एसेट से सेटल किया तो कोई एंट्री नहीं बनती। कितनी बार बताए? नो एंट्री। क्रेडिटर ऑफ 80,000 took over the stock of 70,000, नो एंट्री। देखते ही किसी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज को अगर हमने क्या दिया है? स्टॉक दिया, तो उसी को एंट्री नहीं बनेगी। कोई भी एसेट देंगे तो एंट्री नहीं बनेगी। क्रेडिटर ऑफ 80,000 took over the stock of 90,000 and paid the balance to the firm। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर थे 80,000 के, इन्होंने took over the stock of 90,000 का लिया। 80,000 के क्रेडिटर 90,000 रुपए उन्होंने लिया, 90,000 के स्टॉक, बाकी जो पैसा था उन्होंने पेड किया। पेड द बैलेंस टू द फर्म। भाई 10,000 बचा था, हमको लेना था, क्रेडिटर ने हमको दे दिया। क्रेडिटर जब हमको दिया तो पैसा आया, जब भी पैसा आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। अच्छा एक चीज और, एक चीज यहां पे थोड़ी सी दिक्कत थी, ये बनेगी क्या? ध्यान से देखिए, इसकी नो एंट्री होगी या बनेगी? हाँ, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, भूल गए थे, अब ये भी ध्यान आया। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ फुल सेटलमेंट, लेकिन यहां पे वर्ड फुल सेटलमेंट का यूज नहीं हुआ है। जब देखो किसी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज को हम कोई स्टॉक या कोई एसेट देते हैं और हिसाब किताब खत्म हो जाता है, हिसाब किताब खत्म मतलब फुल सेटल हो जाता है, अब उसको कुछ देना नहीं है ना,
तब नो एंट्री बनती है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट नहीं हुआ तो बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा देंगे तो कहाँ आएगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। यहां पे ध्यान से देखिए, क्रेडिट थे 80,000 के, इन्होंने स्टॉक ले लिए 70 के, अभी भी 10,000 का क्रेडिट बचा हुआ है, अभी भी 10 का बचा है तो देना है, और जब देंगे तो इसकी एंट्री ये होगी सी। तो ए का होगा बी, बी का होगा सी, और डी का होगा ए। जिस तरह जब उसने 80,000 का क्रेडिट था, 90,000 के स्टॉक ले लिया, तो 10,000 उसने लौटाया ना, हमको मिला तो ये बना दिए। उसी तरीके से 80,000 की क्रेडिट अगर 70,000 दिया है, अभी फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, तो 10,000 देना बाकी है, और जब देंगे तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका BCA कहीं ऑप्शन में है? BCA ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, BCA। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। At the time of dissolution of a partnership firm, partners capital account will be closed by. Partners capital account will be closed by. Partners capital account कैसे क्लोज होता है? बैलेंस शीट लिखते हैं कि बैंक लिखते हैं? Partners capital account will be closed by बैंक अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय। भाई पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी हम तो देते ही है ना, तो कहां देते हैं? तो बैंक में से देते हैं। यहां भी इसका भी क्या हो जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय बैंक अकाउंट। गुडविल अपीयरिंग इन द एसेट्स विल बी क्लोज्ड बाय। जो गुडविल एसेट साइड में होती है, क्या वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है या रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है? जल्दी बताइए। तो बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो गुडविल होती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड इश्यू में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फंड में गुडविल कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो गुडविल अपीयरिंग इन द, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगी? ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा DDA। क्या ऑप्शन में कहीं है DDA? तो ऑप्शन नंबर थर्ड DDA इज योर करेक्ट आंसर। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपकी यूनिट 5 में। ठीक, यूनिट 5 कौन सी है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है। तो वहां हम पढ़ेंगे, अब सीधा आ जाएंगे कंपनी पे। यहां पे आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, यहां पे टोटल पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। पार्टनरशिप में मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया, चेंज इन PSR बता दिया, एडमिशन बता दिया, रिटायरमेंट एंड डेथ बता दिया, डिसोल्यूशन बता दिया। सभी से कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, वो सब कुछ बता दिया। तो अब इतना बताने के बाद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूटता है तो फिर बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही है। आप सिर्फ अपनी लाइफ के साथ खेलोगे, अपने आप को धोखा दोगे, बाकी किसी को नहीं दोगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं उनको आप ढंग से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट को ढंग से दिमाग में बैठाइए, कहीं कुछ छूटने ना पाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सीधे आपकी यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। उसके बाद डिबेंचर्स पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपका ये पूरा CUT का सिलेबस कंप्लीट। अप्रैल तक में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, A to Z सारी चीजें, सबसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब कुछ बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।